जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतिहास का ये चैप्टर हमारा इतिहास का सब्जेक्ट का चल रहा है। यह क्वेश्चन जो 2009 से 2020 तक अभी तक सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं तो इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। ये पार्ट का 2 चल रहा है। उसके पहले मैंने पार्ट अपलोड 1 किया था। आपने अगर नहीं दिया है तो आपको चैनल में जा कर के चैनल के डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएगा ये इसका। उसके बाद फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पे हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि पार्ट 1 कहाँ पे है ना। पार्ट 1 इतिहास का पार्ट 1 था वो, उसमें भी मैंने 20 क्वेश्चन करवा रखे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन को देखेंगे, 40 से 42 क्वेश्चन के आसपास। तो ये सारे इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन जो है आपका पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा से अच्छा नंबर चाहिए आपको, 90-95 नंबर आप चाहते हैं इतिहास में लाने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ऑब्जेक्टिव को देखिएगा, हम लोग पूरे आसान भाषा में समझेंगे और उसके आंसर को देते जाएंगे ताकि आपका पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा और आपका क्वेश्चन का तैयारी भी हो जाएगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके साथ और आज का आंसर भी मैं आपको बताते चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्योंकि वहाँ पर 20 क्वेश्चन मैंने आपको पहले पार्ट में करवा दिया। तो क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है ना। मतलब किस विषय में, कौन से राजवंश के बारे में, कौन सा राजवंश जो था उसके बारे में जानकारी मिलती है, किसमें, अर्थशास्त्र और इंडिका में, है ना। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य था और इंडिका का मेगास्थनीज। तो ये आपको जो मिलता है वो किस राजवंश में मिलता है, तो ये मिलता है आपका मौर्य राजवंश में। ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल जो था वो राजवंश, इसमें अर्थशास्त्र और इंडिका में किसकी जानकारी मिलती है, तो आपका मौर्य की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। वास्को डी गामा, है ना, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था, वो भारत कब पहुंचा था, है ना। वो कालीकट में पहुंचा था और कालीकट में पहुंचा था कब, 17 मार्च 1498 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 मार्च 1498 ईस्वी में पहुंचा था कालीकट में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था, है ना। कौन से राजा थे, यानी कि कौन सा शासक था जो कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था, तो ये बताना है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये था आपका शाहजहां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र का लेखक क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अर्थशास्त्र का लेखक जो है, पहला क्वेश्चन में ही, कि अर्थशास्त्र का लेखक है कौटिल्य पंडित, यानी कि कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य जो थे अर्थशास्त्र के लेखक थे। यहाँ पे है वाल्मीकि, ये थे आपके रामायण का लेखक। मनु स्मृति का मन्नु था लेखक, और आपका वेद व्यास था महाभारत का लेखक। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है ना। भारत का जो नेपोलियन था वो किस शासक को कहा जाता है, तो वो है आपका समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, है ना, कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, है ना। मतलब प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत, यानी कि धम्म की जो शुरुआत हुआ था वो किस शासक ने किया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक जो राजा थे वो आपका धम्म का शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अशोक ने। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, बोल रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा था, है ना। गुप्त वंश के शासक जो था, है ना, शासक को गुप्त वंश का कौन सा शासक था, यानी कि किस शासक को
भारत का नेपोलियन कहा गया। अभी जस्ट मैंने इसी वीडियो में बताया था आपका किसको कहा गया था, तो समुद्रगुप्त को कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था, जो कि गुप्त वंश के शासक थे, है ना। अगला प्रश्न क्या है, 28वां नंबर प्रश्न, भारत के संविधान, चलिए ऑप्शन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब ठीक है। भारत के संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप थे आपका ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिएगा, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का जो प्रथम प्रधानमंत्री था वो कौन था, आपको बताना है। तो वो था आपका लियाकत अली, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लियाकत अली। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि पंच चिन्ह यानी कि 5 चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे किसके शासनकाल में, मतलब किस चीज़ का बने होते थे, है ना। पंच चिन्ह का यानी कि 5 चिन्ह वाले जो सिक्का बनता था वो किस के बने होते थे, ये बताना है आपको। वो किसके बने होते थे, पंच चिन्ह का, है ना। तो पंच चिन्ह का जो सिक्के बने थे वो थे आपका चांदी के, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चांदी के। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अगर मतलब कम स्पीड लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा कर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है देखिएगा। अगला प्रश्न है कि महाभारत में 31वां नंबर, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, 18 दिन तक चला था। 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध। अगला प्रश्न क्या है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत का जो रचना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये तो आपको मैं बताऊंगा ही, या साथ साथ कौन सा भाषा में ये आपको बताना है। ये संस्कृत भाषा में हुआ था और ये वेद व्यास के द्वारा महाभारत का रचना किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या ठीक कितनी होती है ना। पुराणों की संख्या ठीक कितना, 18 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 18 होती है पुराणों की संख्या। 18 महाभारत के युद्ध कितने दिन हुआ था, 18 दिन तक, ये सब आपको याद रखना, 18 दिनों तक। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैं बोल रहा था आपको आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने किया था, यानी महाभारत किसने लिखा था? तो वो लिखा था वेद व्यास ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति जो लिखा गया था मनु के द्वारा, वो उसमें बताना है आपको कितने प्रकार का विवाह को बताया गया था। तो वो 8 प्रकार का विवाह बताया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा अच्छा से देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है देखिए, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है ना। मतलब गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था, ये बताना है आपको महाभारत में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका भीष्म जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न क्या है, 37वां प्रश्न देखिए, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे, ये बताना है आपको। जो भागवत गीता जो लिखा गया था श्री कृष्ण जी के द्वारा, तो कृष्ण जी के द्वारा जो भागवत गीता लिखा गया था उसमें बताना है कि उसका महत्व पर किसने विचार को व्यक्त किया था। तो वो क्या था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है 38वां नंबर प्रश्न, इसको भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहाँ पे बिताया है आपको ये बताना है। औरंगजेब जो थे वो अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ पे बिताया था, तो वो दक्षिणी भारत में बिताया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी भाग में। अगला प्रश्न क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न है कि धम्मपात्रों को किसने नियुक्त किया था, है ना। क्वेश्चन है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था। ये धम्म महापात्रों को नियुक्त किया था तो वो था अशोक। तो मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आंसर हो जाएगा अशोक, है ना। अशोक। धम्म महापात्रों का जो शुरू किया था वो अशोक ने शुरू किया था। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था लगता है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 40 नंबर के क्वेश्चन का आगे हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ प्रश्न 40वां प्रश्न देखिए, अब अशोक का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक जो साहित्य है वो किस पर है, ये किस धर्म का है, ये बताना है आपको। तो ये है आपका बौद्ध धर्म का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक साहित्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है। जो कनिष्क जो राजा बने थे उनका राज्यारोहण किस तिथि को यानी कि किस ईस्वी को हुआ था, ये कब हुआ था, तो आपको बताना है, ये बताना है आपका 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 78 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 ईस्वी में कनिष्क राजा का रोहन हुआ था। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए महावीर जो थे, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। मतलब पार्श्वनाथ जो थे 23वें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने एक नया सिद्धांत जोड़ा था। महावीर ने जोड़ा था, किसके, पार्श्वनाथ के सिद्धांत में, है ना। एक सिद्धांत जोड़ा था, वो कौन सा सिद्धांत था, उसका नाम क्या था, आपको ये बताना है। ये क्या था, तो ये था ब्रह्मचर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मचर्य को महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत को जोड़ दिया था। अगला प्रश्न क्या है, देखिए 43वां प्रश्न, 16 महाजन पदों में से सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। वो था आपका मगध जो था, मगध महाजन पद जो बना था वो सबसे 16 महाजन पदों में से सबसे शक्तिशाली बना था। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र और इंडिका में जो मिलता है वो मिलता है मौर्य वंश का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन ही था, 21 नंबर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिपीट होगा तो आपको समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगला प्रश्न क्या है आपका, आगे बढ़ते हैं। किस शिलालेख में अशोक कलिंग का विजय का प्रथम उल्लेख है। वो था आपका 13वां, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वां जो कलिंग शिलालेख था उसमें अशोक कलिंग का विजय का उल्लेख किया गया था। ये क्वेश्चन था 45वां नंबर। और अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या है, देखिए महात्मा जो बुद्ध थे उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ था। तो वो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो था आपका पीपल वृक्ष के नीचे में, बोध गया में। यहाँ पे बोध गया में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके पहले वो गया नाम था, लेकिन उसके बाद जब बुद्ध बने तो बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो किस धर्म से है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर जो है आपका संबंध जैन धर्म से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 48वां प्रश्न। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, हमें क्या जानकारी मिलती है ये बताना है। ये हमें जानकारी मिलती है प्राच्य मौर्य काल की जानकारी मिलती है। जो पतंजलि महाभाष्य थे वो उनमें से जो जानकारी हमको मिलती है वो मिलती है प्राक मौर्य काल की, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्या है देखिएगा,
49वां प्रश्न है 49वां प्रश्न है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित थे? किस धर्म से संबंधित थे? तो ऑप्शन आपके सामने है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई था? है ना, चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो किस शासक के काल में हुआ था? तो इसको बताना है आपको। अशोक है ऑप्शन नंबर ए में, दूसरा है अजातशत्रु और दूसरा है आपका कालाशोक और तीसरा है आपका डी में है आपका कनिष्क। तो आपका 50वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कनिष्क हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? मतलब बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए में है गणसंघ, दूसरा है गणतंत्र, राजतंत्र और लास्ट में है इनमें से सभी। तो 51 नंबर प्रश्न में आपको बताना है, ये होता है इसको गणतंत्र कहा जाता है, यानी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 52वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? मतलब कहाँ पे प्रचलित नहीं हुआ, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सीरिया, दूसरा है ब्रिटेन, श्रीलंका और आपका डी में है जापान। तो कहाँ पे आपका प्रचलित नहीं हुआ था बौद्ध धर्म, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये हुआ था ब्रिटेन में आपका नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन में बौद्ध धर्म का प्रचारित नहीं हुआ था, ठीक है, प्रचार नहीं हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, तो वो किसके द्वारा किया गया था? मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयभद्र द्वारा और आपका लास्ट में है अजातशत्रु द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अजातशत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? तो वो आपका हुआ था, चौथी जो बौद्ध परिषद हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ? तो ये बताना है आपका। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है कालाशोक, तीसरा है अजातशत्रु और डी में है कनिष्क। तो आपका बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था कनिष्क के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है कनिष्क, ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? इब्न बतूता किस देश के निवासी था? तो वो था आपका मोरक्को का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोरक्को का रहने वाला था कौन? इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का नया नाम क्या है? बाबर का जो आत्मकथा था है ना, उसका नाम था बाबरनामा। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाबरनामा, बाबर के आत्मकथा का क्या नाम था, है ना, तो वो था आपका बाबरनामा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो आइन ए अकबरी का जो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ था उसका जो खोज मतलब उसका रचना जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है आपको। ये अबुल फजल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का जो लेखक है वो मेगास्थनीज, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अब मात्र 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 59वां नंबर प्रश्न आपके बीच आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, है ना, वो बताना है आपको। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा जो किया था उसके विवरण को लिख दिया था, वो किस भाषा में लिख दिया था ये आपको बताना है। तो ये लिखा था अरबी भाषा में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अरबी भाषा में। अगला प्रश्न क्या है, आइन ए अकबरी किसने लिखा था? तो
आइन अकबरी जो लिखा था वो अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किताब और रेउला में किसका यात्रा का वृत्तांत मिलता है? किताब और रेउला में किसका यात्रा का वृत्तांत मिलता है, ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका मिलता है इब्न बतूता का मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता जो है वही किताब और रेउला का वृत्तांत मिलता है किसका? इब्न बतूता का। ऑप्शन नंबर सी। इब्न बतूता कहाँ का था रहने वाला? ये था आपका मोरक्को का रहने वाला। ठीक है ना। यहाँ पे अगला प्रश्न की बात करूँ तो अगला प्रश्न क्या है, तहकीक-ए-हिंद में किसका वृत्तांत लिखा गया है? तो तहकीक-ए-हिंद में जो लिखा गया था वो लिखा था अल-बरूनी का लिखा गया था, अल-बरूनी का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अल-बरूनी का। तो आई होप सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपका सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाए और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।